और बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस वक्त सियासी संग्राम और तेज और तनावपूर्ण हो गया है। एक ओर जहां चुनाव की मांग और तेज होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। इन सबके बीच सबसे ज्यादा दबाव मोहम्मद यूनुस पर नजर आ रहा है, जिन्होंने इस्तीफे की अटकलों के बीच इस्तीफे को लेकर एक और चाल चली है। देखिए। सियासी दलों के बढ़ते दबाव का सामना कर रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की चुनौतियां कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन बताने के लिए काफी हैं कि जिस उम्मीद के साथ बांग्लादेश की जनता ने यूनुस को सिर आंखों पर बैठाया था, उस पर वे खरे नहीं उतर रहे हैं। यही वजह है कि यूनुस के खिलाफ हर वर्ग और क्षेत्र में बेचैनी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ यूनुस की गलत नीतियों के कारण उद्योग, खास तौर से कपड़ा उद्योग करा रहा है, तो दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी मनमाने फैसलों से निराश हैं। बढ़ते दबाव के कारण शनिवार से हड़ताल पर बैठे सिविल सेवकों के सामने झुकते हुए सरकार ने लोक सेवा अध्यादेश को वापस लेने का भरोसा दिया। सिविल सेवकों ने फिलहाल हड़ताल तो जरूर स्थगित कर दी है, लेकिन शिक्षकों ने अपनी मांगों को धार देते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। वेतन में वृद्धि की मांग के साथ हजारों प्राइमरी टीचर अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। यूनुस प्रशासनिक दबाव तो जैसे तैसे झेल ले रहे हैं, लेकिन सियासी और सेना के मोर्चे से आने वाले दबाव की गोलियों का सामना मुश्किल से कर पा रहे हैं। सेना ने दो टूक कह दिया है कि देश की संप्रभुता से किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं। कई दिनों से सेना और सरकार के बीच मतभेद की अटकलों को सेना की तरफ से सोमवार को जरूर खारिज किया गया, लेकिन साथ ही इशारों में इस मनमुटाव को और हवा भी दे दी। सेना ने प्रस्तावित रखा इन कॉरिडोर पर एक बार फिर यूनुस को सख्त संदेश देते हुए कहा कि वो देश की सुरक्षा से समझौता वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी। सेना प्रमुख इस कॉरिडोर को खूनी गलियारा बताते हुए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं। अब एक बार फिर सेना प्रमुख के इसी रुख को आगे बढ़ाते हुए साफ कर दिया है कि देश की स्वतंत्रता, सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेना की नाराजगी सिर्फ कॉरिडोर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक गैर निर्वाचित सरकार द्वारा व्यवस्था में किए जा रहे बड़े बदलाव को लेकर भी है, जिसका असर सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। ये यूनुस की नीतियों का प्रभाव है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए जमाते इस्लामी के नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को बरी करते हुए सजा को वापस ले लिया। अजहरुल को लिबरेशन वार के दौरान युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने अजहरुल की तुरंत रिहाई पर भी मुहर लगाई। बांग्लादेश में खुखार आतंकियों की रिहाई कोई नई बात नहीं रह गई है, अब ये परंपरा का रूप धारण करती जा रही है। तो साफ तौर पर जो अभी बदलाव की बयार है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ इसके बड़े मायने निकलकर सामने आ रहे हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। वीना सिकरी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वीना जी। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, जो इस वक्त अभी हम मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, विश्वास में वहां की जनता को वो लेकर आए थे, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जनता ही किनारा करती हुई नजर आ रही है। कितनी मुश्किल उनके लिए बढ़ने वाली है यूनुस के लिए, और साफ तौर पर क्या उनकी नैया अब आगे कैसे पार लग पाएगी? क्या लगता है, क्या बड़े बदलावों की जो बड़ी तस्वीर है वो निकलकर सामने आने वाली है? जी, मुझे तो लगता है कि यूनुस की मुश्किलें तो अभी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सोचने वाली है कि पिछले साल में अगस्त की 8 तारीख को आर्मी ने जनरल वकारुज्जमान जो आर्मी चीफ हैं, उन्हीं ने मोहम्मद यूनुस को चुना था और उनकी स्वेरिंग इन हुई थी प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन के दौरान। तो अब जो है इन्हीं जनरल वकारुज्जमान ने 21 मई को अपनी सभा में, अपने पूरे आर्मी ऑफिसर्स की सभा, जिसमें सारे आर्मी ऑफिसर्स बाहर भी जिनकी है पोस्टिंग, वो भी अपने जूम लिंक पे ज्वाइन किए थे, और उन्होंने 2-4 बातें साफ कही थी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि हमें इलेक्शंस इस साल दिसंबर के पहले चाहिए। पिछले साल भी वकारुज्जमान ने कहा था कि 18 महीने के बाद इलेक्शन होने चाहिए, यानी कि इस दिसंबर। अब ये दिसंबर के सिर्फ 6-7 महीने रह गए हैं। तो यूनुस की सरकार जो है उसके पीछे तो जमात इस्लामी है, सारे इस्लामिस्ट ग्रुप है। यूनुस तो बिल्कुल अपने आप में कोई ऐसे इंडिपेंडेंट शख्स है ही नहीं, वो तो सिर्फ वही करता है जो जमात इस्लामी से कहती है। और जमात इस्लामी बिल्कुल नहीं चाहते कि इलेक्शन जल्दी हो, क्योंकि
इन 7, 8, 9 महीनों में उन्होंने ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अभी तक अवामी लीग का सपोर्ट कायम है। और उन्होंने देखा है कि जो अवामी लीग के लोग थे, उन्होंने सोचा कि शेख हसीना चली गई है, इतर-बितर हो जाएगा, उनके जो सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ है और अवामी लीग की सपोर्ट कायम है और वो बिल्कुल यूएस के खिलाफ हैं। तो उन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया, लेकिन इस सरकार के कोई अधिकार ही नहीं है, इनका कोई हक ही नहीं है कि वो अवामी लीग को बैन करें, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, कि वो रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करें या पुलिस रिफॉर्म करें। ये उनका काम ही नहीं है। इंटरिम रिजीम का काम सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्शन कराए 3 महीने के अंदर अंदर, और जो नई इलेक्टेड सरकार है वो ही सब चीजों को देख सकती है, वही रिफॉर्म कर सकती है, वही डिसाइड कर सकती है कि किसी पार्टी को बैन करना है कि नहीं। तो इसलिए जो यूनस ने ये काम अपनी तरफ से जमात इस्लामी के कहने पर शुरू किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाओ, लिबरेशन वॉर का सारा नाम भूल जाओ और अपना नया सेकेंड रिपब्लिक डिक्लेयर करो, ये सब चीजें बिल्कुल आवाम को पसंद नहीं है। और हमने देखा है अब तो उन्होंने बिल्कुल आवाम के खिलाफ, प्राथमिक टीचर जो हैं विलेजेस में उनके खिलाफ और सेक्रेटेरिएट के लोग उनके खिलाफ एक लॉ निकाले कि आपको हम बिल्कुल डिसमिस कर सकते हैं। तो पूरा बांग्लादेश का आवाम जो है अब आज आगे उठ के खड़ा हुआ है यूनस के खिलाफ। और वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर लेकिन आर्मी का जो रवैया है जी। इलेक्शंस पे और दूसरा ये जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है उस पे उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा है कि हमें बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। तो इसलिए इन बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, अराकान आर्मी के साथ रिश्ते जो हैं, और दूसरी बात इलेक्शंस पे, इन पे बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है। और मुझे लगता है कि यूनस जो है वो इलेक्शंस को नहीं संभाल पाएंगे, उनका तो हक बनता ही नहीं कि वो इलेक्शंस करें। अब तो सिर्फ एक चीज हो सकती है कि आर्मी अपना एक और केयरटेकर गवर्नमेंट बनाए और उनके जरिए इलेक्शंस कराए। ऐसे में अगर आर्मी का साथ नहीं मिलता है तो ये इनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। और साफ तौर पर जैसा कि ये मांग कर रहे हैं कि अगले साल जून तक यहाँ पर इलेक्शन हो, जबकि बात ये निकलकर सामने आ रही है कि दिसंबर में मांग की जा रही है। तो ऐसे में इन दोनों बातों को अगर समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर कितना बड़ा फर्क और कितना बड़ा अंतर नजर आता है जो इनके लिए और बड़ी चुनौती पेश करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, ये जो इलेक्शंस की बात है, कहने को तो यूनस कह रहे हैं कि हम जून अगले साल तक कराएंगे, लेकिन हमें पता है कि ये भी गलत है, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स हैं जमात इस्लामी और अन्य सपोर्टर्स, और ये नई जो पार्टी वहां पे बनी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कहते हैं स्टूडेंट्स पार्टी, लेकिन वो स्टूडेंट्स तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक नई पार्टी बनी है। अच्छा, उन्होंने सैटरडे को 3, 4 दिन पहले उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की थी यूनस के सपोर्ट में, कि हाँ आप उनके समर्थक हैं, उनके सपोर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एक तो बहुत कम लोग आए, कोई लोग आए ही नहीं, और दूसरे वो जो स्लोगन्स रेज कर रहे थे कि यूनस जी को 5 साल रहने दीजिए, यूनस 5 साल रहेंगे, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल यूनस को प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स रेज कर रहे थे जिससे उनका जो जो यूनस के ख्याल हैं उनका जाहिर हो रहा था कि यूनस तो चाहते ही नहीं कि इलेक्शन हो। और यूनस ने 2007 से लेके आज तक, उन्होंने 2007 में भी कोशिश की थी कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें और वो इलेक्ट हो जाएं, लेकिन उनके कोई समर्थक थे ही नहीं। उनकी बड़ी ग्रामीण बैंक तो जरूर है, कहते हैं कि ये विलेजर्स की बैंक है, लेकिन विलेज लेवल पे उनकी सपोर्ट है ही नहीं। और इसलिए उस बार भी और इस बार भी वो बिल्कुल सफल नहीं हुए हैं कि वो पॉपुलर सपोर्ट लें। इसलिए ये पता चलता है कि वो चाहते सिर्फ ये हैं कि उनको 5 साल रखा जाए और वो बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के वो ही करते जाएं जो उनकी मनमानी है। और ये जो है, ये बात जो है बिल्कुल अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को और आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। बीएनपी खिलाफ है, बीएनपी कह रहे हैं कि अब दिसंबर तक इलेक्शन कराइए, सब लोग कह रहे हैं कि दिसंबर तक इलेक्शन कराइए। सिर्फ ये जमात इस्लामी और इस्लामिस्ट जिनका ख्याल ये था कि हम 6-8 महीने में इतना समर्थक अपने साथ कर लेंगे कि हम इलेक्शन में एकदम से सक्सेसफुल रहेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा जोल्ट है कि ये हुआ नहीं। और अवामी लीग की सपोर्ट कायम है, और बीएनपी भी यही कहता है कि इलेक्शंस करिए दिसंबर तक। तो मुझे लगता है कि अब चारा बहुत कम है
मोहम्मद यूनुस के लिए। वो जरूर ऊपर ऊपर से बता रहे हैं कि हम और आर्मी एक हैं, हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है, और कई शायद उनके जो विदेश के समर्थक हैं वो भी यही कह रहे होंगे, नहीं नहीं आप इकट्ठे हो जाइए। जी। लेकिन आर्मी ने जरूर ये कहा है कि इलेक्शंस को होने ही होने हैं। दूसरी बात कि हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से सपोर्ट नहीं करते म्यांमार के साथ। और तीसरी बात ये कहा है उन्होंने कि लिबरेशन वॉर की वैल्यूज वो हमारे लिए बिल्कुल। वीना जी, ऐसे में अगर देखें तो बड़ी परेशानियां क्या नजर आती हैं बांग्लादेश के सामने जो अभी चुनौती के तौर पर खड़ी हैं, और साफ तौर पर अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो आगे किस तरह की जो स्थितियां हैं वो रहने वाली है? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि अगर हम बीते साल की बात करें, बहुत कुछ बांग्लादेश ने झेला है, और अभी आज के दौर की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ उसको पीछे धकेलने के लिए भी कारगर रहा है। यूनुस की नीति और यूनुस की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बहुत पीछे धकेलने में कारगर भी साबित होती हुई नजर आई है। उनकी मंशा कुछ और थी लेकिन नजर कुछ और आया। बड़ी परेशानियां क्या नजर आती है जो आवाम अभी भी वहां पर झेलता हुआ नजर आ रहा है? सबसे बड़ी परेशानियां आवाम के लिए तो आर्थिक परेशानियां हैं। और मैं ये बताऊं कि पिछले 15 सालों में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी तो उन्होंने आर्थिक अरेंजमेंट्स ऐसे किए हुए थे कि बांग्लादेश की ग्रोथ 6% हर साल हो रही थी। 6% से ज्यादा, कभी 7% भी हो रही थी। और इसके वजह से 15 सालों में जब इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार होती रही तो कई मतलब लोग पॉवर्टी से निकल आए। वो एलडीसी के रूप से डेवलप कंट्री का कैटेगरी उनसे खत्म हो गया है। वो डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप में आ गए हैं, और बहुत उनके प्रोग्रेस हुआ था और ये लोगों को पसंद था। उनके एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहे थे। भारत के साथ उन्होंने ऐसे समझौते, इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी अरेंजमेंट्स बनाए थे जिनको म्यूचुअली बेनिफिशियल थे। उनको फायदा था, हमको फायदा था, और सबके लिए अच्छा था कि ये इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हो रहे थे, बड़े अच्छी तरह से चल रहे थे। अब जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं उन्होंने एक ऐसा एंटी इंडियन रवैया अपनाया है। हर बात पे भारत को ब्लेम करना, हर बात पे भारत के खिलाफ करना। बल्कि जब वो चीन गए तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खिलाफ भी बात करने लगी कि देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो हमारे कब्जे में है, हम जब चाहते हैं वो बंद कर सकते हैं। चीनियों को कहते हैं आप यहाँ पे आइए, हम आपको एक्सेस देंगे। ऐसे मतलब उलट सुलट बातें जो बिल्कुल। और ये जो उनका एंटी इंडियन कार्ड जो है, मेरा ख्याल है उन्होंने इसको ओवर प्ले कर दिया है, और लोग अब तंग आ गए हैं क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि पहले अच्छा था, तो हमें ये एंटी इंडियनिज्म नहीं चाहिए। उनको पता है कि जब यूनुस बांग्लादेश और भारत के बीच ट्रेड रोक रहा है तो उससे बांग्लादेश के लोगों को मुश्किल हो रही है निश्चित तौर पर। और ये मुश्किलें साफ तौर पर देखने को भी मिली थी कि किस तरह की स्थिति से अभी बांग्लादेश निकल रहा है, और साफ तौर पर अभी भी वहां मौजूदा जो स्थिति है वो काफी दयनीय बनी हुई है। और ये जो संकट है ये और ज्यादा गहराता हुआ जा रहा है, और किस कदर इसकी जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आएगी। सब पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। वीना जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन